देखिए ये हमारा फाइनल पार्ट है, इसमें ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। जो सार्क का पोर्शन है वो हम न्यू सेंटर्स ऑफ पावर में पढ़ेंगे, क्योंकि सार्क अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें नेपाल को छोड़कर के बाकी जो भूटान और मालदीव्स हैं वो हम पढ़ चुके हैं। दोनों के साथ रिलेशंस अच्छे ही हैं, खराब नहीं है, तो नेगेटिव फैसेट्स नहीं है, और इनका जो सिस्टम था वो हम पढ़ चुके थे। मेनली हमें नेपाल पे ध्यान देना है। देखिए एंशिएंट टाइम से नेपाल एक हिंदू किंगडम रहा है, और जब नेपाल 1990 में क्या होता है, 3 डेट्स आपको याद रखनी है। मोनार्की थी यहाँ पर। 1990 में एक प्रो डेमोक्रेसी स्पिरिट यहाँ पर आती है, लोग उत्साहित हो जाते हैं कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए। देखिए उस समय पर कुछ जो इम्पैक्ट था वो यूएस का भी था। यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन की ओर बढ़ रहा था, धीरे धीरे डेमोक्रेसी सारी दुनिया में फैल रही थी। यूएस वाज स्पॉन्सरिंग फॉर डेमोक्रेसी, फॉर द स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी। तो नेपाल में 1990 में एक प्रो डेमोक्रेसी स्पिरिट आती है, और इस चक्कर में जो किंग थे वो किंग अलाउ कर देते हैं यहाँ पर कि हाँ ठीक है आप डेमोक्रेसी रखिए, लेकिन रियल पावर्स किंग के हाथ में ही थी। अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनता है नेपाल। 2002 जब आता है तो 2002 में जो किंग है वो किंग क्या करते हैं, यहां पर जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स था, इनका पार्लियामेंट था, उसको डिसमिस कर देते हैं। अब किंग सारी पावर वापस से अपने हाथ में ले लेते हैं, लेकिन अब यहां पर स्ट्रगल शुरू होता है। और एक स्ट्रगल जो था डेमोक्रेसी के लिए वो पहले भी था, लेकिन मेनली यहां पार्टीज के बीच में या लोगों के बीच में जो मिलिटेंट एक तरीके से आप देखेंगे संघर्ष था, वो था ट्राइएंगुलर वॉर यहां पर चल रही थी। एक तरफ थे मोनार्क के सपोर्टर्स यानी कि किंग के सपोर्टर्स, एक तरफ थे डेमोक्रेट्स, और एक तरफ थे माओइस्ट्स। देखिए ये माओइस्ट्स कौन है ये देखना है। चाइना में हम जब चाइना को पढ़ेंगे उसमें भी एक व्यक्ति आएंगे, माओ सेतुंग, या जिनको जो है माओ जेडोंग भी बोला जाता है। माओ सेतुंग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जो है चेयरमैन थे उस समय पर, जब चाइना में इंडिपेंडेंस आई। और चाइना ने क्या किया, एक जो है वहां पर रिवोल्ट हुआ जिसमें कम्युनिस्ट्स ने नेशनलिस्ट को हटा दिया। उसको हम बाद में देखेंगे, चाइना का जब हम न्यू सेंटर्स ऑफ पावर में देखेंगे। यहां माओ सेतुंग जो है उनकी आइडियोलॉजी, वो कहते हैं कि मिलिटेंट हो जाओ। ये एक तरीके से मिलिटेंट यानी कि पावर में आने के लिए या किसी के खिलाफ विद्रोह अगर आप कर रहे हैं तो हथियार उठाने में विश्वास रखने वाले लोग। अब एक 7 पार्टी अलायंस बनता है, 7 पार्टी अलायंस। इस अलायंस में ये लोग कहते हैं कि हाँ जी चलो हम इसको रिपब्लिक बनाएंगे। 2006 के अंदर किंग को जो है वापस से रिस्टोर करना पड़ता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को, और इस बार ये क्लियर था कि किंग वाज अंडर एनॉर्मस प्रेशर। तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनेगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, और रियल पावर्स किंग से छीन ली जाएंगी। असली शक्तियां पार्लियामेंट को दे दी जाएंगी, किंग केवल नाम मात्र के लिए होगा। हालांकि अब तो किंग भी नहीं है, अब नेपाल बिल्कुल रिपब्लिक बन चुका है। अब देखिए क्या होता है कि ये माओइस्ट चाहते थे कि कुछ रेडिकल प्रोग्राम्स आप डालें, जिस पर सभी एग्री नहीं कर रहे थे। यहां पर इनके बीच में डिसएग्रीमेंट भी रहा, लड़ाई भी रही इन तीनों ग्रुप्स के बीच में, लेकिन अल्टीमेटली नेपाल जो बनता है वो बनता है रिपब्लिक। और आप अब बताएंगे मुझे ईयर, कौन से ईयर में जो है नेपाल रिपब्लिक बना, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेपाल में एक बात आपको याद रखनी है, नेपाल 2015 के बाद फिर से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है। अब देखिए नेपाल के साथ रिलेशंस की बात अगर हम देखें, इंडिया का रिलेशंस हमेशा से अच्छे थे, लेकिन अब रीसेंट टाइम्स को आप देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा क्लियर। सबसे पहले आप किसी भी मूवी में भी देखें तो एंटी इंडियन एलिमेंट्स नेपाल से बहुत ऑपरेट करते हैं, आईएसआई के बहुत सारे एजेंट्स वहां हैं। तो सबसे जो नेगेटिव में इंडिया का पॉइंट है वो है कि एंटी इंडियन एलिमेंट्स को नेपाल काउंटर नहीं कर पा रहा है, नेपाल की गवर्नमेंट उनको जो है कंट्रोल नहीं कर पा रही है। दूसरी बात यह कि माओइस्ट्स, इन माओइस्ट से गवर्नमेंट को बहुत परेशानी है। देखिए जहां नेपाल की लोकेशन है वहां आसपास बिहार का रीजन है, थोड़ा सा दूर आप देखेंगे वेस्ट बंगाल है। तो जहां भी ये माओइस्ट्स पावर में आते हैं तो इंडिया में इनका इंपैक्ट क्या पड़ता है, वो पड़ता है नक्सलाइट्स। जो नक्सलाइट मूवमेंट आप पढ़ चुके हैं
सेकंड बुक में आपकी कंटेम्परेरी पॉलिटिक्स इंडियन पॉलिटिक्स, उसमें आप इसमें देखें, ये भी हथियार उठा करके ही जो है उसको मिलिटेंसी को ही सपोर्ट करने वाले लोग हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन इंटेलिजेंस भी बहुत परेशान है कि अगर माओइस्ट पावर में आते हैं तो भारत के नेपाल से लगते हुए जो रीजन है वहां नक्सलाइट मूवमेंट और बढ़ेंगी। साथ ही साथ चाइनीज इन्फ्लुएंस, आप रिसेंट टाइम्स में भी देखेंगे तो चाइना ने बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट्स की हैं नेपाल में। नेपाल और चाइना के बीच के बढ़ते हुए रिलेशन से भी इंडियन गवर्नमेंट खुश नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, जब आपने नेपाल को इतना मदद किया, उनकी इतनी हेल्प की, आपने आपका सब कुछ दिया और सामने वाला व्यक्ति आपको धोखा दे देता है तो बुरा तो लगता है। नेपाल का पॉइंट देखिए, नेपाल कहता है कि आप हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है, हम पानी से जो बिजली बनाते हैं उसमें, और हमारे रिवर वाटर्स, क्योंकि आप देखें बहुत सारी रिवर्स नेपाल से निकलती है, गंगा भी नेपाल से निकलती है, हिमालय का जो रीजन है वहां से। तो कहते हैं कि भारत बुली करता है हमें इसमें। इन सभी का एक पॉइंट है कि इस रीजन में इंडिया सबसे बड़ा है, इंडिया हमें बुली करता है। साथ ही साथ वो कहते हैं कि आप नहीं चाहते कि नेपाल को इंडियन ओशन के थ्रू एक्सेस मिले बहुत आसानी से, आप उसमें भी अड़चने जो है करते हैं, पैदा करते हैं। कुछ पॉजिटिव बातें हैं कि आपको आने जाने के लिए बहुत सारे नेपाली लोगों को आपने भारत में काम करते हुए देखा होगा, तो उनको वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। ट्रेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में याद रखिएगा इनमें कॉपरेशन है। मैं आपको बताऊं कि एक जनरल थे यहां नेपाली सेना के, जो है आर्मी चीफ भी रहे वो, जनरल प्रभुराम शर्मा। उनको जब वहां उन्होंने नेपाली सेना को संभाल लिया, उसके बाद उन्हें इंडिया की आर्मी में जनरल का पद दिया गया, इक्विवेलेंट पोस्ट जो है रैंक उनको दी गई। तो भारत और नेपाल के बीच में रिश्ते आमतौर पर ठीक हैं, आप देख भी सकते हैं वो वीडियो जिसमें इंडियन प्रेसिडेंट जो है उनको जनरल का रैंक देते हैं इंडियन आर्मी के। ओवरऑल पॉजिटिव साइड ही ज्यादा है। थोड़े ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं, चाइनीज इन्फ्लुएंस है, लेकिन याद रखिए कि वहां माओइस्ट्स का अभी भी दबदबा है। आप देखें जिस दिन नेपाल कंप्लीटली डेमोक्रेसी पे आ जाएगा, इस दुनिया की कोई भी डेमोक्रेसी चाइनीज को पसंद नहीं करेगी, क्योंकि वो खुद डेमोक्रेसी नहीं है, उनका विश्वास नहीं है डेमोक्रेसी में। भूटान को देखें, भूटान के साथ भारत के रिलेशंस बिल्कुल अच्छे हैं, कोई टेंशन नहीं है। भूटान कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुत कम क्वेश्चन यहां से बनेंगे, ना के बराबर 0.1% चांसेस है कि कोई क्वेश्चन आ जाए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में भारत के साथ शामिल है। नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे मिलिटेंट्स हैं उनके खिलाफ भी भूटान कार्रवाई करने के लिए है। भूटान आप देखेंगे कि साथ रहा है भारत के हमेशा से, और इंडिया ने भी हमेशा इनकी मदद की। मालदीव्स की बात करें तो सल्तनत था 1968 तक, फिर मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी आ गई। पार्टी सिस्टम हम जब पढ़ेंगे तो उसमें सिंगल पार्टी, बाई पार्टी, मल्टी पार्टी, ये 3 सिस्टम्स हम पढ़ेंगे। मल्टी पार्टी सिस्टम में इलेक्शंस में अनेकों पार्टीज हैं, एक या 2 पार्टी नहीं, बहुत सारी पार्टीज हो सकती हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट 2005 में इनके पार्लियामेंट ने वोटिंग किया और प्रेसिडेंशियल फॉर्म को इन्होंने अपना लिया। प्रेसिडेंशियल फॉर्म क्या है वो मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी मेन पार्टी है, 2018 के इलेक्शन इन्होंने जीते, यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा। 1988 के अंदर तमिल मर्सनरीज ने जो है, तमिल मर्सनरी, देखिए मर्सनरी एक बार क्वेश्चन आ गया, एक पैराग्राफ आया इंग्लिश में, लिटरेचर में, सॉरी कॉम्प्रिहेंशन में, और वहां क्वेश्चन आ गया व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड मर्सनरीज। मर्सनरीज वो होते हैं जो पैसा लेके किसी के लिए भी मारने के लिए चले जाएं, 1 या 2 नहीं होते, ग्रुप सा होता है एक तरीके से। इंडियन गवर्नमेंट ने तुरंत इसका रिप्लाई दिया। इंडियन ओशन में इंडियन नेवी थी, इंडियन एयरफोर्स थी, उन्होंने तुरंत इनको वहां से खदेड़ दिया। इन्वायरमेंट, टूरिज्म, मालदीव्स में आप देखेंगे तो इंडिया के बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं मालदीव्स को प्रेफर करते हैं। फिशरीज और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। अब देखिए कुछ डिस्प्यूट्स इनके इंटरनल आपस में है, भारत को छोड़ करके। नेपाल और भूटान के बीच में क्या है, भूटान परेशान है कि नेपाली जो है माइग्रेशन हो रहा है, यहाँ पे नेपाल के लोग बहुत सारे भूटान में आ रहे हैं। भूटान आपको बता दूं कि अगर आप देखें ग्रीन जीएनपी एक कॉन्सेप्ट होता है, आप उसको भी छोड़िए, आप ये देखिए कि हैप्पीएस्ट कंट्री है ये, खुशहाली में नंबर 1 पे है भूटान। तो भूटान में लोग जाना चाहते हैं।
यहां म्यांमार परेशान है बांग्लादेश से होने वाले कौन से इलीगल इमिग्रेंट्स, रोहिंग्यास। लेकिन रोहिंग्यास वहां गए, फिर म्यांमार क्योंकि शांतिप्रिय लोगों का देश है, भूटान बुद्धिस्ट जो है यहां पर मेजॉरिटी में है, उन्होंने थोड़े दिन इनको अहिंसा सिखाई, ये लोग नहीं माने, तो उन मॉन्क्स ने एक बार अहिंसा छोड़ी और इनकी थोड़ी सी हालत सही की। उसके बाद ये भागे वहां से अपने आप को बचाते हुए, और अब रोहिंग्याज इंडिया के अंदर माइग्रेट कर गए, और इन्हीं के खिलाफ गवर्नमेंट कुछ करना भी चाह रही है, और करना भी चाहिए। आपका देश है, कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी मुंह उठा करके आ जाए। प्रताड़ित नहीं हुए ये, बांग्लादेश में भी प्रताड़ित हो गए, जबकि बांग्लादेश जो है मुस्लिम बहुल देश है, वो इस्लामिक रिपब्लिक है। म्यांमार में गए जो बुद्धिस्ट लोगों का है, लेकिन यहां पर तो शांति, मतलब अहिंसा की बात अगर बुद्धिस्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा फिर। यहां भी इनके साथ अत्याचार हो गया, अब इंडिया में आ गए हैं ये, थोड़े दिन में कहेंगे हमारे साथ यहां भी अत्याचार हो रहा है। खैर, कुछ आउटसाइड पावर्स यहां पर है, यूएस और चाइना। देखिए चाइना जो है वो इंडिया को, इन दोनों का आपस में चल रहा है। यूएस चाहता है कि अब इंडिया को जो है उठाया जाए चाइना को काउंटर करने के लिए, और चाइना परेशान है कि यूएस इस रीजन में इंटरफेयर कर रहा है। चाइना इंडिया को घेरना चाहता है, और उसकी जो योजना है वो किस तरह से काम करती है कि वो बांग्लादेश को अपने साथ ले लेगा, ठीक है, यहां पाकिस्तान का ग्वादर अपने पास ले लेगा, यहां ऊपर से वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव उनका है, और नीचे श्रीलंका का जो है पोर्ट उन्होंने एक ले रखा है। तो एक तरीके से वो पूरी तरीके से घेरना चाहते हैं इंडिया को इंडियन ओशन में। इंडिया के साथ मिलकर के यूएस ने जो है, अब इंडिया ने क्वाड ज्वाइन किया। एक ग्रुप है जिसमें यूएस, यूके, इंडिया और जो है ऑस्ट्रेलिया है। तो यहां काउंटर करने के लिए है, दोनों ही देश यहां पर चाहते हैं। यूएस तो पहले से है, यूएस की प्रेजेंस यहां पे है, क्योंकि पाकिस्तान ने क्या ज्वाइन कर लिया था, सीटो और सेंटो। तो यूएस यहां पर पहले से मौजूद है, और चाइना की तो लोकेशन ही यही है। इतना सा है ये चैप्टर, और इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।